बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने फिर एक नया विषय लेकर आया हूँ। आज सारे देश में केवल एक ही बात की चर्चा है कि 4 जून को क्या होगा, अर्थात 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मेरे भी कई मित्रों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि 4 जून को किसकी सरकार बन रही है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। मैंने 2-3 दिन की मेहनत करने के बाद काफ़ी टीवी पे चुनावी एक्सपर्ट हैं उनको भी सुना, जो पत्रकार हैं उनको भी सुना, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी सुना, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी सुना। और इन सब को सुनने के बाद कुछ मैंने भी लोगों से संपर्क स्थापित करके जानने की कोशिश की। इसके आधार पर 4 जून को किसकी सरकार बन रही है, कौन इस देश में अगले 5 साल के लिए किसे देश की जनता अपना जनादेश देती है, उसके संदर्भ में आज मैं बात करूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चुनाव में एक कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है जिसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं, और एक दूसरा जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के नाम से, जिसमें उसमें भी बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। और ये भी तय है कि इन 2 गठबंधनों में से ही किसी एक गठबंधन की सरकार इस देश में बनने वाली है। तो हम यदि दोनों गठबंधनों की चर्चा करेंगे अलग अलग तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए यदि एक गठबंधन की हम चर्चा करें कि वो गठबंधन कितनी सीटें जीतने वाला है, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम इस देश में 4 जून को किसकी सरकार देख रहे हैं। हालांकि मेरे मित्र और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब ये जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो निष्पक्ष नहीं होगा। और मैं आज आप समस्त जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में आप सभी को पता है कि उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, जिसने 2019 में केवल 52 सीटें जीती थी। इसके बाद बहुत सारे दलों ने मिलकर इस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। हालांकि इस गठबंधन में बहुत सी पेचीदगियां हैं। कई जगह वो लोग मिलके लड़ रहे हैं और कई जगह आमने सामने फाइट भी कर रहे हैं। खैर, ये राजनीति में सब होता रहता है, इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन में जो घटक दल शामिल हैं उनकी हम अब बात करेंगे। सिलसिलेवार एक एक घटक दल की बात की जाएगी। जैसा कि आजकल टीवी में ये बहुत चल रहा है कि कुछ राज्यों में अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र है, बिहार है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमज़ोर प्रदर्शन करेगी और इंडिया गठबंधन यहाँ काफ़ी मजबूती से प्रदर्शन करेगा, ऐसा बहुत सारे चुनाव विश्लेषक बोल रहे हैं। लोगों को तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और केरल, इन राज्यों से इंडिया गठबंधन को बहुत अधिक आशा है। इसलिए एक एक करके हम इन गठबंधनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में लेते हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना, पिछले बार जो शिवसेना थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ी थी और तब उसकी 18 सीटें आई थी। अब शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं। एक शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही है और एक शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उस जो दूसरी शिवसेना है उसमें अधिकांश विधायक और सांसद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और जो कुछ बाकी बची कुची शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही है।
वहाँ एक और पार्टी है शरद पवार की एनसीपी, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और शरद पवार के जो भतीजे हैं उनकी जो एनसीपी है वो एनडीए का गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए पिछले बार अगर शिवसेना को 18 सीटें मिली थी तो भाजपा के साथ गठबंधन में थी। इस बार मुझे लग रहा है कि शिवसेना अधिकतम 10 सीटें अपने दम पर निकाल जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एनसीपी जिसकी पिछले बार सिर्फ 2 सीटें थी और इस बार एनसीपी की लगभग हम 3 सीटें को मान के चल रहे हैं कि एनसीपी 3 सीटें लेके आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी और नहीं भी, क्योंकि वो कहते तो हम हिस्सा हैं मगर बंगाल में सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी की इस बार जो स्थिति है, पिछली बार ममता बनर्जी 22 सीटें जीती थी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसलिए इस बार जो राजनीतिक विश्लेषण जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें यह है कि ममता बनर्जी की इस बार स्थिति कमज़ोर होगी। फिर भी मैं ममता बनर्जी की जो 22 सीटें थीं उसमें से केवल 2 कम कर रहा हूँ। मैं ममता बनर्जी को लगभग 20 सीटें आज भी पश्चिम बंगाल में दे रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी की पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं थी और कांग्रेस की पूरे बिहार में सिर्फ 1 सीट थी, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। और इस बार तेजस्वी यादव की बड़ी चर्चा है, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो मुझे लगता है कि वो 0 से कितने ऊपर जाएंगे। मैं उन्हें जो वहाँ मैंने आकलन किया है कि ज़्यादा वो 8 सीटें जीत पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की हम अलग से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की पिछले बार पंजाब में सिर्फ 1 सीट थी, दिल्ली में 1 भी सीट नहीं थी और पंजाब में केवल 1 सीट थी। अगर इस बार चूँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, मगर वहाँ विडम्बना ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, तो यदि एक आदमी की सीटें बढ़ेंगी तो दूसरे की कम भी होंगी। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को अधिक से अधिक, मैं पूरे दिल खोल के सीटें दे रहा हूँ, अधिक से अधिक हम पंजाब और दिल्ली की मिला के हम 7 सीटें दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं डीएमके की। डीएमके जो कि तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी पार्टी है और पिछले चुनाव में डीएमके ने वहाँ से 24 सीटें जीती थी। तमिलनाडु का आप सबको पता है कि वहाँ किस तरह से मतदाता, जबकि 2000 किस तरह से मतदाता चौंकाता है। 2014 में डीएमके 0 पे था और एआईडीएमके जो जयललिता की पार्टी है उसने 39 में से 37 सीटें जीती थी। फिर 2019 में डीएमके को 24 मिली और एआईडीएमके को 0 मिला। तो वहाँ के जो मतदाता चौंका के रिजल्ट देते हैं, एक बार किसी को, एक बार किसी को। और जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु में काफ़ी तगड़ी फाइट है और मैं फिर भी पूरी हिम्मत लगा के 20 सीटें डीएमके को दे रहा हूँ कि वहाँ पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ काफ़ी कमज़ोर है और अनुमान के अनुसार शायद इस बार तमिलनाडु में 3-4 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य मिले। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्टों की। कम्युनिस्ट पिछले चुनाव में 5 सीटों पे जीते थे। बंगाल में वो ख़त्म हो चुके हैं। उड़ीसा और त्रिपुरा, कुछ तमिलनाडु, इन सब मिला के उनकी पूरे देश भर में केवल 5 सीटें थी और मुझे नहीं लगता कि इस बार उन 5 सीटों से ज़्यादा सीटें आएंगी। सपा पिछली बार केवल 5 सीटें थी यूपी में, इस बार बहुत जोर लगा रही है। मैं उनकी सीटें वो दुगनी करता हूँ और लगभग 10 सीटों पे अच्छी फाइट में है और वो जीतने की स्थिति में है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी 3 सीटों पर लड़ रही है। मैं तीनों सीटें विपक्षी गठबंधन को देता हूँ। एक सीट असम में, जो असम में एक सांसद हैं जिनकी एक पार्टी है AIDUM, ऑल इंडिया मुस्लिम फ्रंट है उनका, बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने पिछली बार 1 सीट जीती थी।
इस बार मैं उन्हें 2 सीटें दे रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड की एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, इसके भी मुख्यमंत्री जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे हम उन्हें। पिछले बार वो लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीते थे, इस बार मैं उन्हें 3 सीटें दे रहा हूँ। इस प्रकार इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, मैंने पूरी ईमानदारी से अधिक उन्हें सीटें दी हैं, तो वो सीटों की संख्या टोटल हो रही है 91। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तभी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अब हम जरा कांग्रेस पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर और इस बार वो कितनी सीटें कहाँ से लेके आ रही है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कांग्रेस पिछले बार 3 सीटें जीती थी। इस बार कई लोगों की ये है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं उन्हें इस बार 17 में से 10 सीटें दे रहा हूँ। 17 में से 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी तो उन्हें यहाँ 7 सीटों का इस बार कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कर्नाटका में कांग्रेस की 1 सीट थी, अभी सरकार है, मैं उन्हें यहाँ 8 सीटें दे रहा हूँ, तो उनकी 7 सीटों की फिर बढ़त हो जाएगी। महाराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीती थी, इस बार मैं उन्हें 4 सीटें दे रहा हूँ, तो कुल मिला करके उनकी 3 सीटों की बढ़त हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ बंगाल की। बंगाल में पिछली बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीती थी, इस बार भी मैं उन्हें 2 ही दे रहा हूँ, इसलिए यथास्थिति रहेगी। केरल में पिछली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का, वो 15 सीटें जीती थी, इस बार मैं उनकी केवल 3 सीटें कम कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी तीनों दल वहाँ अपनी सक्रियता से लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि वहाँ भाजपा का भी खाता खुलेगा, इसलिए मैं कांग्रेस की केवल 3 सीटें कम कर रहा हूँ। यहाँ उन्हें 3 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश में उनकी कोई पिछली बार भी 1 भी सीट नहीं थी और इस बार भी मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं उन्हें 1 सीट दे रहा हूँ। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की पिछले बार 8 सीटें थी, इस बार भी मैं उन्हें 8 सीटें दे रहा हूँ। बिहार में कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 1 सीट थी, इस बार भी वहाँ से कोई इस तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी 7वें चरण में ही वहाँ प्रचार करने पहुँचे। ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि वहाँ में कितनी सीटें मिलने वाली। पंजाब में पिछले बार कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीती थी, इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं, और मैंने अभी अपने विश्लेषण में बताया था कि यदि आम आदमी पार्टी को मैं वहाँ सीटें दे रहा हूँ तो कांग्रेस की सीटें स्वाभाविक रूप से कम होंगी, इसलिए मैं उन्हें 5 सीटें ही इस बार दे रहा हूँ। यहाँ भी उन्हें 3 सीट का घाटा होगा। असम में भी मैंने कांग्रेस को 3 सीटें दी हैं। छत्तीसगढ़, जहाँ कांग्रेस की केवल 2 सीटें थी, वहाँ मैंने उन्हें 1 सीट बढ़ा के दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 1 सीट थी, इस बार मैंने उन्हें 1 सीट और बढ़ा के 2 सीटें दी हैं। गुजरात में उनका खाता नहीं खुलेगा। राजस्थान का इस बार बहुत चर्चाओं में है कि कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है, मैंने उन्हें 4 सीटें दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार मैंने उन्हें 4 सीटें दी हैं, 3 सीटों का उन्हें फ़ायदा हो रहा है। उत्तराखंड में मैंने कांग्रेस को 1 सीट दी है, पिछली बार वहाँ वो 0 थे, 1 सीट का फ़ायदा हो रहा है। हिमाचल में उनकी 1 सीट थी, इस चुनाव में भी मुझे लगता है उनकी 1 ही सीट रहेगी। हरियाणा में पिछली बार कांग्रेस की 1 भी सीट नहीं थी, इस बार उनकी 5 सीटें जीतने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी 1 सीट मैं कांग्रेस को दे रहा हूँ, चांदनी चौक। झारखंड में भी, चूँकि झारखंड में 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी, 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी। चूँकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले ही 2 सीटें बढ़ा के दे चुका हूँ और 1 सीट अगर कांग्रेस की बढ़ती है तो 1 सीट का फ़ायदा हो रहा है। गोवा में 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वहाँ कांग्रेस जीतने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं वो 39 सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही हैं, वहीं 6 सीटें केरल और पंजाब में कम हो रही हैं। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी 33 सीटें इस बार बढ़त बना रही है। अगर पिछले बार की 52 सीटें और इस बार की 33 सीटों को जोड़ दिया जाए तो 85 सीटें होती हैं।
कांग्रेस पार्टी की 85 सीटें और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनकी सीटें हैं 91। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 176 सीटें ही होती हैं। और मैंने बड़ी ईमानदारी से, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीटें ज़्यादा ही दे दी हैं, फिर भी मैंने पूरी ईमानदारी रखी है, और 176 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसी भी कीमत में इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता। यदि कोई तूफ़ान आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, जो कि इस तरह के चुनाव में आते रहते हैं और उसके संकेत मिलते हैं, इस तरह के कोई संकेत इस वाले चुनाव में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार, अगर पूरा टोटल लगा दिया जाए 176 इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, उसमें 4 सीटें और भी जोड़ दी जाए, माना कि 2-4 सीटें इधर की उधर भी होती हैं, 180 सीटें मान ली जाए, तो बाकी 543 में जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो है 363। वो 363 सीटें किससे आ रही हैं, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। कुछ दल अभी भी ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी कुछ 20-25 सीटें मिलेंगी। तो अगर उसमें से 20-25 सीटों को भी घटा दिया जाए तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 340-45 सीटें लेकर इस देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मेरा पूरी ईमानदारी से किया गया विश्लेषण है। ये मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत प्रोत्साहन होगा। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।